दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार तिवारी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल क्लियर टू क्लियर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इससे पहले तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1962 के बाद अगर ऐसा हो रहा है तो ये 2024 में आज पहली बार ऐसा होगा, दूसरी बार ऐसा होगा। पहली बार तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बन चुके हैं, दूसरी बार ऐसा होगा कि कोई ऐसा नेता है जो कि तीसरी बार लगातार भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहा है। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि नरेंद्र मोदी जी जो कि देश के तीसरे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार की जो ये तीसरी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, इसमें कुछ कमी रह गई दोस्तों। अब पहले की तरह वो सपोर्ट नहीं रह गई। इससे पहले जो आपने 2014 में और 2019 में जो आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया था, वो एक अकेली सरकार का था। नरेंद्र मोदी जी अकेले अपने दम पर सरकार बना सकते थे, और बनाई उन्होंने। सकते क्या थे, इससे पहले बनाई उन्होंने। 2 बार सरकार लगातार अपने दम पर बनाई, और 2 ही बार नहीं, इससे पहले वो 3 बार गुजरात से मुख्यमंत्री रह चुके थे। गुजरात से जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। 2 बार देश को उन्होंने चलाया, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, तब भी उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। लेकिन अब दोस्तों, तीसरी टर्म में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। ये आप लोगों को पता होगा कि अब इस बार नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, और पूर्ण बहुमत की सरकार होना ज़रूरी है दोस्तों। इससे पहले आपने कई बारी देखा होगा कि गठबंधन की सरकारें आती है तो वो फैसले सही तरीके से अपने नहीं ले पाती है, क्योंकि उनकी पावर कम हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं कि भ्रष्टाचार हो। वो सारी चीज़ें अपने तरीके से करते हैं, अपनी लीड करते हैं। कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी मंत्रालय हो, वो अपने तरीके से उसको लीड करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। जो भी बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे, अब वो बड़े बड़े फैसले उस तरीके से नहीं ले सकते हैं। अब अगर वो कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो उनको चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की, जो बिहार में आपने देखा होगा कि नीतीश का भी अच्छा प्रदर्शन रहा है, इन दोनों की आपको सपोर्ट लेनी पड़ेगी मोदी सरकार को। इसके बाद ही वो कोई नया काम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले वो कोई सपोर्ट ऐसा नहीं लेते थे, क्योंकि उनकी पूर्ण बहुमत की खुद की सरकार थी। सपोज दैट आप 370 को ले लीजिए, कश्मीर से 370 को, जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया। लेकिन अगर यही इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती तो ये नहीं हटा पाते इस चीज़ को, क्योंकि जो बाकी के घटक दल होते हैं उनसे इनको परमिशन लेनी पड़ती है, इसके बाद ही वो हटा सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ को हटा देंगे। मोदी जी ऐसा पहली बार होगा दोस्तों कि वो गठबंधन की सरकार चलाएंगे। अब तक वो 3 बार गुजरात से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तब भी उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इसके बाद उन्होंने 2 बार देश को प्रधानमंत्री के रूप में चलाया, पूरे देश को चलाया, और देश को एक नई तरक्की की सौगात दी। आतंकवाद के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा उनका अच्छा रवैया रहा कि उनको लोग सपोर्ट करते थे कि ये पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। हिंदू राष्ट्र की भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी कि अब हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन अभी हिंदू राष्ट्र की बात को आप छोड़ दीजिए, हिंदू राष्ट्र अब सोच भी नहीं सकते हैं कोई, क्योंकि अब इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। अब अगर बाकी के लोग सपोर्ट करेंगे तो ही ये आगे बढ़ सकते हैं। इससे पहले आपको एक बारी याद होगा, इससे पहले भी कई बारी गठबंधन की सरकार बनी है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 13 दिनों के अंदर एक बार गिर गई थी, और भी 2 सरकारें थी जो सिर्फ 11-11 महीनों में सिर्फ गिर गई थी गठबंधन की वजह से। तो गठबंधन की सरकार कोई ऐसा नहीं होता है कि बहुत पावरफुल होती है, वो एक आप कह सकते हो कि लूली लंगड़ी सरकार होती है गठबंधन की सरकार। और सबसे बड़ी दोस्तों दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी प्रधानमंत्री थे, अयोध्या का इतना विकास किया, अयोध्या का भव्य राम मंदिर बनाकर तैयार कर दिया। वह अयोध्या का भव्य राम मंदिर दोस्तों
कभी हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में अगर आप ये देख रहे हो तो ये मोदी जी की सौगात है, जो मोदी जी ने इस मंदिर को बनाया और इतना सौगात दिया। इसके बाद भी यह अयोध्या से चुनाव हार गए, अयोध्या में नहीं जीत पाए, सपा से हार गए। और सपा दोस्तों वो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जिसने राम भक्तों का हमेशा बहिष्कार किया, राम मंदिर का बहिष्कार किया। यहाँ तक कि कभी तत्कालीन में जब मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, तो उन्होंने राम भक्तों के ऊपर, कार सेवक जो थे उनके ऊपर गोली तक चलवा दी थी। इसके बाद भी दोस्तों आज एक ऐसा सिस्टम आ गया है कि जो पार्टी बनाती है मंदिर को, वो पार्टी हार जाती है वहाँ से। और जिस पार्टी ने बहिष्कार किया, जिस पार्टी के लोगों ने राम मंदिर कार सेवकों भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, वह पार्टी जीतती है और काफ़ी अच्छे वोटों से जीतती है। दोस्तों आप लोग ऐसा ना कीजिए, आगे आप लोग इस चीज़ को समझिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अब ये लगा लीजिए कि मोदी जी तो इस बार कमज़ोर पड़ चुके हैं, इस चीज़ में कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मोदी जी इस बार कमज़ोर पड़ चुके हैं और इस बार ईवीएम भी सती सावित्री साबित हुई है, ईवीएम भी एकदम सही साबित हुई है, नहीं तो ईवीएम को भी ये लोग ख़राब कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से बस यही दुआ है, अगली बार ज़रूर। इस बारी ईवीएम का भी एकदम सही खेल साबित हुआ है। इस बार ईवीएम के ऊपर किसी भी पार्टी ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ईवीएम ख़राब है। उनका कहना है कि ईवीएम बिल्कुल सही है। और यहाँ तक कि राहुल गांधी जी इस बार इतना ज़्यादा फॉर्म में हैं कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि यूपी की जनता ने कमाल कर दिया। लेकिन अगर यही यूपी की जनता मान लो कि पूरे के पूरे वोट हर तरीके से बीजेपी के सपोर्ट में रहता, मोदी जी के सपोर्ट में रहता, तो ये लोग कहते ईवीएम ख़राब है, ईवीएम हैक कर दिया गया है। लेकिन इस बार ईवीएम बिल्कुल सही साबित हुई है। तो दोस्तों आप लोगों से यही कहना है कि इस बार तो हो गया, लेकिन अगली बार जब भी वोट आएंगे, जब भी इलेक्शन का टाइम आएगा, तो आप लोग ऐसा करना कि आप लोगों के हित में वोट आए। सोचिए जिन्होंने राम मंदिर को बना दिया, जिन्होंने इतनी धारा 370 हटा दी और भी कई विकास किए, यहाँ तक कि आप जो मेट्रो देख रहे हो दिल्ली के अंदर में, जो भी आप रोड मैप देख रहे हो, दिल्ली के अंदर की मेट्रो की जो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी वह अटल बिहारी वाजपेयी जी इसका प्लान लेकर के आए थे। जो भी आप रोड देखते हो उसका सबका अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्लान था, इसमें कांग्रेस का कोई प्लान नहीं था। लेकिन एक तरक्की करने वाली पार्टी हार जाती है। अमृतपाल जो कि खालिस्तानी आतंकवादी है, वो वोट जीत जाता है जेल से बैठे बैठे, और एक आईपीएस वोट हार जाता है, आईपीएस इलेक्शन हार जाता है। क्या देश की जनता साबित कर रही है। दोस्तों ऐसा आगे आप ना करना और कोशिश करना कि आपको मोदी जी की सपोर्ट मिले। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।